हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, आज जो हम करने वाले वो है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो सबसे पहले बात करेंगे वन बाय वन। तो बच्चों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसके अंदर डाले गए हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट कर दे वीडियो को, लेट स्टार्ट। अधिकार की बात करें तो याद रखना, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, अधिकार हमारा वो हक होता है, हमारा वो हक है जो किसी भी आम आदमी को जीने के लिए जरूर चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अधिकार की। तो बच्चों, अधिकार से हम ये कह सकते हैं कि अधिकार एक तरह से हमारा वो हक है जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए। मतलब अधिकार वे दावे होते हैं, वे हमारी हकदारी है जिनके बिना हमारा जीवन जीना संभव नहीं है। और ये जो हकदारी है और यही एक तरह की जो फैसिलिटी हमें मिलती है, ये हमारे जीवन को बड़ा आसान बनाती है और कानून के द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से, अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। तो याद ना, इसका आंसर है अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में शामिल कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। ये जितने भी अधिकार हैं उन्हीं को लिखित रूप में संविधान द्वारा जो दर्जा दिया गया है उसी को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। एक तरह से इसको हम गारंटी कार्ड भी कहते हैं कि इतने अधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बच्चों, बात करते हैं अधिकार की। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दो बातें हैं कि अधिकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य अधिकार और एक है मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य अधिकार की। सामान्य अधिकार वे अधिकार होते हैं जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन भी कर सकती है। कहने का मतलब ये कानून के द्वारा ही बनेंगे और कभी भी इन्हें बदला भी जा सकता है। जैसे कि शादी का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये ऐसे अधिकार है, ये नॉर्मल अधिकार है कि जो सामान्य अधिकार में आते हैं। इन्हें संविधान मतलब सरकार कभी भी कानून बना के बदलाव कर सकते हैं। जैसे शादी का अधिकार पहले 18 था, अब 21 का हो गया है। तो ये सामान्य अधिकार, इन्हें भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो सेकंड नंबर के जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार, जो आपके सिलेबस में है और सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास की आधारशिला होते हैं, जो संविधान में भी सूचीबद्ध मतलब लिस्टेड किए गए हैं, जिनको लागू करने के लिए एक विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनकी गारंटी और सुरक्षा खुद संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार वन बाय वन। और ये मौलिक अधिकार बच्चों शुरू होते हैं अनुच्छेद 14 से और ख़त्म होता है अनुच्छेद 32 पर। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता तथा बिना भेदभाव के कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। कहने का मतलब अनुच्छेद 14 में ये कहा गया कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी ऊंची पद पर हो, चाहे नीचे पद पर हो, चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो। अगर कानून के अंदर सभी लोगों को समान माना गया है, और चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कानून के अंदर जब भी कोई बात होगी, कभी भी कोई फैसला होगा, तो उसमें बिना किसी भेदभाव के कानून इंसाफ करेगा। और बढ़ते आगे, नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में ये बोला गया आर्टिकल 15 में, धर्म, मूल वंश, मूल जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ धर्म या मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 15। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में ये बोला गया, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति में अवसर की समानता। चाहे वो मतलब जितने भी सरकारी नौकरी हो या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक पद हो, उसमें अफसरों की समों को समानता मिलेगी। कहने का मतलब ये, कितने कोई भी पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति जनजाति, सभी को किसी भी प्रकार की सार्वजनिक नौकरी पे पद पे आवेदन और उसे प्राप्त करने का अधिकार होगा। और इस यहाँ पर आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। ये अनुच्छेद 16 है। मतलब इसमें ये बोला गया, पिछड़ी जाति या दलित, SC ST OBC, मतलब बिना किसी जाति या भेदभाव के सभी को समान अवसर या रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में बोला गया, समाज में किसी भी प्रकार की छुआछूत की समाप्ति है। मतलब क्या, अबलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब किसी प्रकार की छुआछूत को
निषेध माना गया, इसे कानूनी अपराध माना गया है। अनुच्छेद 18 में ये बोला है सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों पर रोक। कहने का मतलब अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे या किसी भी मतलब कोई भी गलत करते पाए गए तो आपकी उपाधियां जो भी होगी वो आपके इंसाफ मतलब आपके किसी काम नहीं आएगी। आपको आम नागरिक की तरह जैसे जितनी जो आम नागरिक के लिए कानून है वही आपके लिए समान माना जाएगा। इसी तरह बात करते हैं बच्चों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंदर अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिक को विशेष रूप से 6 बुनियादी स्वतंत्रता दी गई है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन, संघ व संगठन बनाने, भारत के किसी भूभाग में भ्रमण करने, भारत के किसी भी भूभाग में निवास करने, व्यापार या कोई भी कारोबार काम करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब यह कि अगर हमें सरकार से अगर हम नाराजगी है हमारी कोई भी तो हम उस भाषण दे सकते हैं या बोलने की आज़ादी कह सकते हैं शॉर्ट में। आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 उसमें यह बोला गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 को आपातकाल की स्थिति के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब जब आपातकाल होगा तो सारे के सारे अनुच्छेदों में सरकार बदलाव कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद जो 20 होगा उसको निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में यह बोला गया अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण का अधिकार प्रदान करना। मतलब कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर अपराध हो जाए या फिर किसी भी प्रकार से मतलब कोई व्यक्ति किसी भी अपराध के अंदर अगर उसे गिरफ्तार किया गया है तो उसको किस तरह से संरक्षण प्रदान करना ये अनुच्छेद 20 में बताया गया है। उसके बाद बारी आती है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में बोला गया कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये जैसे RTE 2002 जो 86वें संशोधन में हुआ था, शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है। 6 से 14 साल के सभी व्यक्ति को सभी बच्चों को सरकार की जिम्मेदारी की उनको अनिवार्य शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराए और इसे माता पिता की भी जिम्मेदारी की 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजे। तो ये अनुच्छेद 21 में बोला गया है। अनुच्छेद 22 में बोला गया किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी व हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना, यह है अनुच्छेद 22 में। उसके बाद आगे आता है तो बच्चों बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट वन जो अनुच्छेद है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में इसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है किसी भी प्रकार से मानव व्यापार या बल पूर्वक प्रयोग करके उनसे काम करवाना, बंधुआ मजदूरी हो चाहे बेकारी हो, या भारत में किसी भी प्रकार की दास प्रथा जैसे जमींदार किसानों पर करते थे, या फिर महिलाओं को पुरुषों के द्वारा जानवरों की तरह खरीदा बेचा जाता था, इन सबों के लिए क्या रोक है बिल्कुल। तो यह अनुच्छेद 23 में कि जबरदस्ती कोई भी मानव व्यापार या तस्करी नहीं करेगा। उसका आता अनुच्छेद 24 में दिया किसी प्रकार की खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों के काम को नहीं कराया जाएगा, बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 24 में किसी प्रकार के खतरनाक कामों में, चाहे वो केमिकल वाली फैक्ट्रियां हो या किसी अंधेरे में काम हो या तेज रोशनी वाली जो होती हैं उस तरह के कारखानों में या फैक्ट्री या गोदामों में काम उनसे बच्चों से नहीं लिया जाएगा जो कि 14 साल से कम है। और है अनुच्छेद 24 में एक और है, इसके अंदर 14 साल से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले किसी काम में नहीं लगाया जाएगा। ये भी अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 में ये गिवन है। उसके बाद है अनुच्छेद 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो करते हैं बात वन बाय वन। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 25 में दिया गया कि कोई व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने, प्रचार प्रसार करने का उन्हें अधिकार है। मतलब कोई व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, पालन कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। मतलब कोई व्यक्ति अपनी धर्मशाला या कोई भी अपना संगठन, धार्मिक संगठन बना सकता है। तो बच्चों नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे अनुच्छेद 27 की। आर्टिकल 27 ये कहता है धर्म, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार व धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जैसे पहले होता था जजिया और जकात जैसे कर्ज होते थे, तो उस तरह से मतलब किसी भी प्रकार के धर्म प्रचार के लिए कोई भी कर देने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 27 आर्टिकल जो है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 28। अनुच्छेद 28 ये कहता है किसी भी सरकारी शिक्षण में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने को मतलब किसी भी सरकारी संस्था जो होती है, स्कूल या कॉलेज हो गया, वहाँ पर किसी भी विशेष प्रकार की धार्मिक शिक्षा के लिए मनाही है, क्योंकि सभी धर्म बराबर है तो सबों को
ऐसी मतलब बुक्स पढ़ाई जाएंगी जिसमें सभी का फ़ायदा हो, कोई एक विशेष धर्म की कोई भी बातें अलग से नहीं बताई जाएगी। तो यह अनुच्छेद 28 में है। और बढ़ते आगे, आर्टिकल 29 और 30 वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा संस्कृति में उसमें पढ़ाई कर सकता है। इसीलिए भारत के अंदर जितनी 14 भाषाएं थी पहले जो थी, अब वो 22 हो चुकी है, 22 से ज़्यादा। तो वो किसी भी भाषा में अपना पढ़ाई या अपनी संस्कृति को बनाए रखने का उसे अधिकार है। मतलब अपनी एजुकेशन वो किसी भी भाषा में कर सकता है। और बढ़ते आगे, नेक्स्ट वन है वो है अनुच्छेद 30 जो आर्टिकल 30। इसके अंतर्गत ये बोला गया कि भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा या अपना स्कूल कॉलेज दफ्तर कोई भी मतलब अपना चला सकता है। तो ये है अनुच्छेद 30 में। और बढ़ते आगे, अनुच्छेद 31। उसके बाद है आर्टिकल 31। अनुच्छेद 31 में ये था संपत्ति का अधिकार, जो कि 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। इसे आर्टिकल 300A के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये था अनुच्छेद 31 में। और बढ़ते आगे, जो नेक्स्ट वन है वो है अनुच्छेद 32 जिसे बोला गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा कई विशेष आदेश जारी करते जिन्हें रिट कहते हैं। और रिट इस प्रकार जैसे आप देख सकते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रचार, उत्प्रेषण। ये है रिट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप अपना दूसरा चैनल विजन 360 जॉब गवर्नमेंट उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल में समझाया गया है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं खत्म था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप अपना दूसरा चैनल विजन 360 जॉब गवर्नमेंट उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल में समझाया गया है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं खत्म था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।